सबसे पहले तो मैं आप सबका कुरुक्षेत्र में आप आए, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से। मंच पर बैठे और मेरे सामने बैठे जो हमारे शिक्षक साथी, बाल रक्षक प्रतिष्ठान पूरे 17 राज्यों से इकट्ठा होकर के एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए, एक दूसरे के विचार जानने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए, एक दूसरे से हिम्मत प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत ही मेरे लिए खुशी देने वाली बात है। और यदि ये कहूँ कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है तो वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आज के टाइम पे शिक्षा के बारे में बात करने के लिए दूर दूर से एकत्रित होना अपने आप में ही एक धारा के विपरीत तैरने वाली बात है। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि अपने बीच में मुझे शामिल किया और अपने विचार रखने के लिए मुझे अवसर दिया। मैं अपने दोस्तों के साथ बात करना, अपने विद्यार्थियों के साथ बात करना हमेशा ही एक शिक्षक के लिए एक अद्भुत आनंद होता है। और विशेष तौर पे उन शिक्षकों के साथ जिनके अंदर कुछ बदलाव का जज्बा भी है, जो एक दूसरे से सीखना चाहते हैं और उस ज्ञान को आगे हस्तांतरण करना चाहते हैं, अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ऐसे सक्रिय और विद्वत मंडल के साथ बात करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और जो मैं देख रहा हूँ आपके बैनर पे मदर इंडिया की तरह से, भारत माता की तरह से सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने आधुनिक भारत में शिक्षा की, ज्ञान की ज्योत जगाई थी और ख़ास तौर पे समाज के उन क्षेत्रों में, उन हिस्सों में जहाँ ज्ञान की रोशनी से वंचित थे शताब्दियों से, जिनमें ना तो खुद ज्ञान की चाह बची हुई थी और यदि उनकी चाह भी थी, जो समाज के वर्चस्वी लोग थे वो उसको प्राप्त नहीं करने देते थे। उस महान देवी का चित्र जो हमारे बीच में है वो हमेशा ही हमें प्रेरणा देता रहेगा कि जिस तरह से उन्होंने इतने कष्ट उठा करके अपनी साड़ी पे कीचड़ खा करके और पीढ़ियों को संवारा और हम इस लायक हुए कि पूरे भारत के लोग इकट्ठे होकर के विचार करने में सक्षम हुए कि वो आगे का रास्ता क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे। ये सब उनकी प्रेरणा से, उनको नमन करते हुए, उनके काम को और उनके जो अधूरे काम हैं, जो शायद आप सबके दिलों में पूरे करने की इच्छा होगी, उसी तड़प से ही आप यहाँ पे इकट्ठे हुए होंगे, उसको एक बार फिर से याद करने की बात है। अपने दोस्तों के बीच में कोई ज्ञान जैसी बात या कोई नई बात कहना, 21वीं शताब्दी में जब इतने बड़े बड़े चिंतक हुए, महात्मा बुद्ध से लेकर के, कबीर से लेकर के ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, या जितने मध्यकाल के संत हुए, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, या शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह हुए, महात्मा गांधी हुए, रविंद्रनाथ टैगोर हुए, विवेकानंद हुए, कितने ही शिक्षा शास्त्री और कितने ही समाज सुधारक, चिंतक, विचारक, जिन्होंने शिक्षा के ऊपर, उसकी ज़रूरत पे, उसके महत्व पे, उसके तौर तरीक़ों पे और उसके प्राप्त करने के अंदर जितनी भी कठिनाइयाँ हों उन सबको लांघ करके प्राप्त करने की कितनी सारी बातें सब लोगों ने कही। वही हमारी पूंजी है, उन्हीं से हम चीज़ों को याद करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि देखिए, शिक्षा का क्षेत्र और गुरु शिष्य के संबंध ये हमेशा से ही, दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भारत में एक विवाद का विषय रहा। इसीलिए यदि जो भारतीय सामाजिक संरचना, यदि हम उसको देखेंगे, जो वर्ण व्यवस्था जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, उसमें सबके लिए ज्ञान उपलब्ध नहीं है।
क्योंकि वो विवाद का विषय है, क्योंकि वो हमेशा ही चिंतन का, हमेशा ही एक उसका विषय रहा है। इसलिए जब भी हम ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान की राजनीति, ज्ञान की दुनिया, हमारी अपनी भूमिका, जब इन सब पे बात करते हैं तो वो जो पूरा एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उससे हम दूर नहीं भाग सकते। उसको छोड़ के अच्छी अच्छी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके और संतों की तरह उपदेशात्मक तरीके से सूक्तियाँ घड़ करके शायद हमारा कोई भला होने वाला नहीं। उन समस्या मूलक, बेचैन करने वाले और ऐसे सवालों पे भी हमें बात करनी पड़ेगी जो हमारे समाज की सच्चाई है और वो किस तरीके से हमारे बीच में मौजूद है। क्योंकि उसी परंपरा को, उस इतिहास को यदि हम नहीं देखते, बहुत सियाने लोगों ने कहा है कि यदि आप 10 साल आगे की सोचते हैं तो आप 50 साल पीछे की देखो, यदि आप 100 साल आगे की सोचते हैं तो आप 2000 साल पीछे की देखो, यदि आप और आगे की देखना चाहते हैं तो और पीछे को देखिए। हम कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, कितना आगे की तरफ हम देखना चाहते हैं, उसी तरीके से हमें हमारे इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृतियाँ, हमारे ज्ञान की धाराएं, उसमें चलने वाले विमर्श, उन सब चीज़ों को एक बार अपने सामने लाने की ज़रूरत होती है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि विवाद का विषय है? गुरु को भारतीय परंपरा में हमेशा ही एक आइडलाइज किया जाता रहा, एक आदर्शीकृत स्वरूप उसका हमारे सामने है। और एक हिंदी के बड़े लेखक हुए महात्मा कबीर, संत कबीर, जिनका महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा प्रसार है, उनका एक दोहा है जो सुना दिया जाता है अक्सर कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु का दर्जा तो ईश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि माध्यम तो वही बनता है ईश्वर से मिलने का। इस तरीके से उसको आदर्शीकृत किया जाता रहा है। और इसीलिए गुरु का जो पद है, धीरे धीरे हमारे जो धार्मिक डेरे हैं, संत हैं, उनके अंदर भी एक आदर पा गया और कितने ही लोग भक्त बन जाते हैं और अपनी बुद्धि को ताला लगा देते हैं गुरु के उसमें। तो गुरु और ये जो परंपरा है, इस पे यदि जिस तरह से आदर्शीकृत किया जाता रहा, उसमें भी देखने की ज़रूरत है। मैं आपके सामने 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ, इशारे करना चाहता हूँ, हम सब जानते हैं, और उसमें गुरुओं के बारे में। एक तो गुरु द्रोण हुए, आप सब समझते हैं, बहुत ही उनकी प्रशंसा भी की जाती है और आजकल उनकी आलोचना भी होने लगी कि उन्होंने अपने शिष्य की प्रतिभा को, जो उसने प्राप्त किया, उस क्षमता को किस तरह से वापस ले लिया, एक सत्ता पावर रिलेशन के कारण। इस तरह की आलोचनाएं जगह जगह हम उनकी सुनते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ें भी हैं, हॉस्टल्स के नाम, कॉलेजों के नाम, इस तरह से सब द्रोण के नाम पे उपलब्ध भी है, अवार्ड, सब चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी तरफ से इस तरह की आवाज़ भी आती है। आप सब जानते हैं, मैं कहानी नहीं बता रहा। दूसरे एक और प्राचीन भारत में एक और, मैं थोड़ी कड़वी बात है शिक्षकों के बीच में कहना, क्योंकि सबको अपने वर्ग के बारे में अच्छी बातें सुनना अच्छी लगती है, लेकिन मैं कुछ ऐसे इशारे कर रहा हूँ जो हमारे लिए दिशा सूचक हो सकते हैं कि हमें क्या नहीं बनना है। एक और बड़ा नाम है, आप सब जानते होंगे, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल की कहानी सबने सुनी है कि उसने वो उंगलियां काट करके गले में लटका लेता था और महात्मा बुद्ध ने उनको एक इंसान बना दिया। लेकिन ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि अंगुलीमाल कैसे बना, वो क्या था। आप जानते हैं कि वो क्रूर आदमी नहीं थे, वो एक स्टूडेंट थे। उनके शिष्य गुरु ने ही उनसे दक्षिणा मांगी कि वो 1000 लोगों की उंगलियां यदि काट करके लेकर के आता है तब उसकी दक्षिणा पूरी होगी। आप सोच सकते हैं, ये भारत की उसकी मैं बात बता रहा हूँ कि अंगुलीमाल एक अहिंसक, इतना योद्धा, वीर, इतना ज्ञानी, उस गुरुकुल का, उस स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक हिंसक उसमें कैसे तब्दील हो गया, कैसे वो इतना क्रूर और पाश्विक बन सकता है। एक गुरु, ये भी एक गुरु की एक उदाहरण है और ये भारतीय परंपरा से है। कोई एक और उदाहरण,
एक और बहुत ही महाभारत का बड़ा जबरदस्त माइथोलॉजी है, मिथ है, वो है गालव का। आपने नाम सुना होगा। गालव एक ययाति एक होते थे, उनकी बेटी माधवी, ये कहानी सुनी होगी आपने। ययाति गालव जो है शिष्य थे विश्वामित्र के। उन्होंने 100 साल तपस्या की, माइथोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ, खूब सेवा की। जब वो उठे उससे तो कहा, शिष्य ने कहा कि गुरुजी बताओ क्या दक्षिणा लेनी है, क्या दक्षिणा देनी है। आपको पता है कि दक्षिणा के बिना आप ज्ञान की प्रैक्टिस नहीं कर सकते उस समाज में। तभी आपका ज्ञान पूरा माना जाता है जब आप गुरु दक्षिणा दे देते हैं उसको, नहीं तो वो ज्ञान बेकार है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप उसको। इसीलिए दक्षिणा का इतना ज़्यादा महत्व है। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी शिष्य ने बार बार आग्रह किया तो गुरु ने क्या किया, गुस्सा हो गए और कहा कि 800 घोड़े मुझे ला करके दो। और जो घोड़े उन्होंने मांगे थे, अरबी घोड़े, वो उस दुनिया में उस टाइम पे पूरे 600 ही थे पूरी दुनिया में। 600 से ज़्यादा उनकी संख्या नहीं थी और गुरुजी ने 800 घोड़े मांग लिए। और आप जानते हैं उस पूरी कहानी में फिर क्या हुआ, आप खुद जान लेना। कहानी सुनाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ मैं संकेत कर रहा हूं। विश्वामित्र और उसका शिष्य गालव, अंगुलिमाल और उसके गुरु की आप कल्पना करिए, एकलव्य और द्रोणाचार्य। ये सब ऐसी कहानियां हैं जो प्राचीन भारत में ज्ञान की क्षेत्र को लेकर के जो एक दोनों पक्षों के ऊपर विचार करने के लिए हमें मजबूर करती है। ये इसलिए बिना इस सवाल को देखे कि हमारे समाज में, यदि ये सवाल तो हमारे सब शिक्षकों के सामने उठता ही है कि आखिर इतना पुराना हमारा समाज, इतना ज्ञान का समाज, इतना उसमें साहित्य लिखा गया, इतनी भाषाएं हैं भारत में, फिर भी इतना बड़ा समाज अनपढ़ क्यों है, कि वो साक्षर भी नहीं है। उसके लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। ये सवाल तो हमारे दिमाग में उठेगा, और जब ये सवाल उठेगा उसका उत्तर हम ढूंढने निकलेंगे तो हमारे इन सब कहानियों से और इन सब चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ेगा, और उसको उससे किनारा करके, कन्नी काट के, बच के निकल करके हमारा काम चलने वाला नहीं है। यदि हम वास्तव में एक शिक्षक की भूमिका ओन करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है शिक्षित करना। आप जानते हैं कि शिक्षा, गुरु, शिक्षक, अभी कुछ समय पहले तक ऐसे कहा जाता था कि ये राष्ट्र निर्माता है। अब ये चर्चा कुछ कम हो गई, और ऐसा कहा जाता था कि किसी देश का भविष्य जो है, किसी राष्ट्र का निर्माण, वो सड़क पे ये ठेकेदार नहीं बनाते जिनको आज सबसे ज़्यादा विकास का सूचक माना जाता है। वो एक शिक्षक बनाता है, क्लासरूम में किसी राष्ट्र का भविष्य घड़ा जाता है, उसके अंदर निर्मित किया जाता है। ये बात आजकल कुछ कम है चर्चा में। अब इसका लगता है कि समय नहीं रहा, क्योंकि राष्ट्र की परिभाषाएं लोगों से नहीं हो रही हैं, राष्ट्र की परिभाषाएं अन्य अन्य चीज़ों से हो रही हैं। यदि राष्ट्र के अंदर राष्ट्र के लोग होंगे तो उनके विकास की, उनके उत्थान की, उनके उसकी बात चलेगी। और जब उनकी बात चलेगी, हम सब जानते हैं कि जितनी भी सब चीज़ें बनाई हुई हैं वो सब इंसान ने बनाई, आदमी ने बनाई। और आदमी को बनाने वाला कौन है? मानव संसाधन जिसको हम बोलते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मनुष्य है, उसको बनाने वाला कौन है? जो मनुष्य सब चीज़ें बनाता है, उस मनुष्य को कौन बनाता है? उसके अंदर ये चीज़ कहाँ से पैदा होती है? तब ये बात उठती है कि हमारे देश का जो शिक्षक है, जो क्लासरूम है, जो सब चीज़ें हैं, फिर उसका जिक्र चलता है। लेकिन यदि ये बहस सिरे से गायब हो जाए, जिसमें लोग हों ही ना, लोगों की कोई बिना जनता विहीन कोई राष्ट्र, तो फिर ये बात क्यों चलेगी? इससे हम संकेत लगा सकते हैं, यदि शिक्षक की भूमिका पे, यदि उसकी कुछ कम बात हो रही है उसको लेकर के, या मुद्दे बदल गए हैं, तो हमारे देश के बारे में चीज़ें बदल रही हैं। ये हमारे लिए एक ऐसा सूचक है, एक ऐसा संकेत है
जो हमें रीड करने की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अभी जब ये कहानियाँ मैं आपको बता रहा था, और भी बहुत सारे शिक्षक हुए, आप चाणक्य का नाम ले सकते हैं। ट्रेडिशन से, क्योंकि हमेशा ही ये क्षेत्र तो खुला ही रहा है। शिक्षक का देखिए संबंध जो है, यदि हम देखेंगे अभी, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जनता के पास, हम सब जानते हैं उस बात को। और हम बोलते भी हैं कि हम पब्लिक मनी, जनता के धन से हम तनख्वाह ले रहे हैं, तो हमारा दायित्व भी जनता के प्रति है, हमारा उत्तरदायित्व भी उसी के प्रति है, हम अकाउंटेबल हैं जनता के प्रति। तो क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम कोई राजतंत्र में या ऐसे उसमें नहीं रह रहे कि जब एक शिक्षक का उत्तरदायी हो पावर के प्रति, सत्ता के प्रति, सत्ता के और शिक्षक के या सत्ता के और ज्ञान के आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। यदि हम इस गुत्थी को सुलझा लेते हैं, यदि इस पे हम विचार कर लेते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें स्पष्ट हो जाएंगी। जो वर्तमान नीतियाँ हैं उनके बारे में भी, जो पहले नीतियाँ थी उनके बारे में भी, जो हमारे पाठ्यक्रम है उसके बारे में भी, जो हमारा पढ़ाने का तरीका है उसके बारे में भी, स्कूलों में भर्ती क्यों नहीं हो रही उसके बारे में भी, सब चीज़ें इस चीज़ से जुड़ी हुई। यदि हम इस चीज़ के ऊपर विचार करने लगेंगे तो शायद हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही स्पष्ट हो जाएंगी। और उसी में, क्योंकि हम एक माहौल में काम करते हैं, तो हमारी भूमिका क्या है, हम क्या कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने तौर पे अपनी भूमिकाएं निश्चित कर सकता है, यदि उसके पास अपने एनवायरनमेंट की, अपने परिवेश की, जिसमें वो रह रहा है, उन परिस्थितियों का मूल्यांकन करने की, उनका विश्लेषण करने की क्षमता है, और वो उन फैक्टर्स को, उन कारकों को अपने विश्लेषण में शामिल करता है जो उस समाज को प्रभावित कर रहे हैं, तो जरूर वो अपनी भूमिका तय कर पाएगा। जब हम कहते हैं, मेरे दोस्तों ने कहा कि आपने शिक्षकों की भूमिका पे बोलना है, और साथियों हमेशा ही अच्छी अच्छी बातें नहीं की जाती, तो इसलिए मैं ये बातें, ऐसी समस्या मूलक बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि इनका वास्ता हमारा हर रोज़ ही जो भी शिक्षा में है पड़ता ही है। और जब हम इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के अनुभवों से, एक दूसरे के ज्ञान से, हम सब इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं। तो यदि मैं ये कहूँ कि एक शिक्षक की क्या भूमिका है आज के दिन, तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं जब अपनी भूमिका तलाशता हूँ कि मैं कहाँ, मैं क्या करूँ, इतनी सब विपरीत परिस्थितियों में जो शिक्षा के खिलाफ माहौल है, मैं ये कह सकता हूँ। एक तो होता है कि शिक्षा के प्रति तटस्थता है, उदासीनता है। उदासीनता ही नहीं है, बल्कि उसके एंटी माहौल है कि आप शिक्षित ना कर दें, कभी आप पढ़ा ना दें। आखिर पढ़ाना क्या चीज़ है? कि देखिए, ये जो महान आत्मा भारत माता सावित्रीबाई फुले, इनकी जो तस्वीर लगी हुई है हमारे सामने, यदि हम इनसे सोचें कि इन्होंने क्या किया था, क्या सिर्फ 5वीं पास करवाया था, या उन्होंने जीवन को देखने की दृष्टि प्रदान की थी अपने पूरे समाज को, या उस पूरे समाज के अंदर एक विश्वास पैदा किया था, या अपने आसपास की चीज़ों को, जिस तरह की इनकी कविताओं में, इनके भाषणों में और इनके कार्यों में जो चीज़ें दिखाई देती हैं कि कैसे सच्चाई को कैसे स्थापित किया जाए समाज में, और झूठ का जो इतना बड़ा तूफान हमेशा ही रहता है समाज के अंदर, उसमें से सच्चाई को कैसे परखा जाए, कैसे पहचाना जाए, कैसे उसकी पड़ताल की जाए, और उसकी पड़ताल करके कैसे उसको अगली पीढ़ियों को दिया जाए, ये मुख्य काम है। पाठ्यक्रम तो एक माध्यम है। यदि हम इतना ही कह दें कि पाठ्यक्रम पढ़ा देना ही काफ़ी है, पाठ्यक्रम तो एक टूल है शिक्षक के लिए। असली चीज़ है उस पाठ्यक्रम के माध्यम से उसके अंदर वो दृष्टि विकसित करना जो एक इंसान को शोभा देती है, जो एक मनुष्य के लिए, विशेष तौर पर आधुनिक मनुष्य के लिए जो एक ज़रूरी बात है, उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व के अंदर उस बात को स्थापित कर देना। पाठ्यक्रम तो चलते ही रहते हैं। सभी पाठ्यक्रमों का एक ही मकसद है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को, इंसान को, पूरे समाज को सक्षम बनाया जाए, कैसे उसको समर्थ बनाया जाए। तो जब हम इस चीज़ की बात करने लगते हैं तो फिर हमारे सामने ये भी चीज़ आने लगती है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बताया जाए। मैं जब अपने तौर पे देखता हूँ
कि देखिए, जब हम लोकतंत्र में हैं और शिक्षक हैं और हमारा उत्तरदायित्व भी जनता के प्रति है, तो सबका सब अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन एक कॉमन हो सकता है। जब मैं इस पे ध्यान डाल रहा था तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे सामने, यदि पिछले 70-80 सालों में खासतौर पे आज़ाद होने के बाद है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान है, उसमें कुछ मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं। वो जो मूल कर्तव्य हैं, जो हर एक नागरिक के कर्तव्य हैं, हर एक नागरिक को जो करना चाहिए, यदि, क्योंकि एक शिक्षक भी एक नागरिक है और एक शिक्षक के नाते वो अपने नागरिक कर्तव्यों को कैसे निभा सकता है अपना शिक्षक का कर्म करते हुए, उसके माध्यम से। मुझे ये लगता है कि सबके लिए ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे शहीदों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लाखों लाख की संख्या में कुर्बानियां देकर के जो जिस समाज का सपना देखा था, एक व्यक्ति के तौर पे कि एक सिस्टम तो जो करेगा सो करेगा, सिस्टम तो जो सुविधाएं पैदा करेगा सो करेगा, लेकिन एक व्यक्ति की क्या जिम्मेवारी बनती है, एक इंडिविजुअल के तौर पे एक आदमी क्या कर सकता है, एक शिक्षक क्या कर सकता है, इंडिविजुअल अपने तौर पे। वो जो भारत के जो मूल कर्तव्य हैं, एक नागरिक के जो कर्तव्य हैं, यदि हम उन पे नजर डालें, मैं वो कर्तव्य आपके सामने बताने वाला नहीं क्या क्या है, वो आप देख लेंगे, सब परिचित भी होंगे उनसे, किसी न किसी रूप में हम कर भी रहे होंगे उन कर्तव्यों को पूरा, लेकिन सचेत तौर पे जागरूक होकर के उनको पूरा करना कि मैं एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व, एक नागरिक होने का दायित्व पूरा कर रहा हूं, ये काम करते हुए उससे उस बात के अंदर कुछ और ज्यादा खुशी और जान, जिसको कहते हैं ना, वजन आ रहा है यदि हम उस बात को देखते हैं। चाहे फिर वो साइंटिफिक टेम्पर हो, जिसको हम बोलते हैं कि वैज्ञानिक सोच का पनपना हो, चाहे लोगों के अंदर भाईचारा पैदा करने की बात हो, वो सब जितने भी जो हमारे, चाहे परंपराओं के प्रति आदर हो, जो भी हमारे मूल कर्तव्य हैं, यदि आप उनको एक बार देखेंगे तो हमारा हर एक अलग व्यक्ति का ये चीज निकल के आता है। अभी जो शिक्षा का माहौल है, शिक्षक कैसे सीखता है, कैसे काम करता है, एक विद्यार्थी कैसे सीखता है, बहुत सारे थियरीज हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, आप सब लोग परिचित होंगे उन सब से। और उसमें जिस तरह का माहौल बना है इस टाइम पे, खास तौर पे टेक्नोलॉजी के इस दौर में, और जब ये कोरोना की वजह से ऑनलाइन और पता नहीं कितनी तरीके की लाइन हमारे बीच में है, और एक शिक्षक के नए नए तरीके उसके बीच में आते जा रहे हैं, ये तो और भी ज़्यादा ये बात हो गई है। लेकिन इससे पहले भी ऐसा ही बोला जाता था कि स्टूडेंट जो है वो टीचर से सिर्फ 25% ही सीख पाता है, नहीं तो अपने साथियों से, पुस्तकों से, अपने परिवार से, ये सब भी लर्निंग के सोर्स है। यदि एक व्यक्ति जितना जानता है उसमें से वो शिक्षक के सानिध्य से कितना जानता है, एक मनुष्य के निर्माण में एक शिक्षक का कितना हिस्सा है, यदि हम उसको देखेंगे तो इस तरह से परिवार का या वातावरण का या अपने साथियों का या अपने जो ट्रेडिशन है उसका, ज्ञान का, पढ़ाई का, अध्ययन का, और फिर शिक्षक उसमें एक है। तो जितने फैक्टर हैं उतने फैक्टर्स को आप परसेंटेज में ही बांट दोगे तो हमें हमारी एक लिमिटेड भूमिका हो जाती है। फिर हमारी एक सीमित वो है कि सारा बोझ भी अपने ऊपर उठा के ना चले। बहुत सारे शिक्षक जो है वो सारी दुनिया का बोझ अपने ऊपर उठा करके चल पड़ते हैं कि हमें ही सारा देश बनाना है, सारा ही वजन शिक्षकों के ऊपर आने लगता है। अब आप सुन ही रहे होंगे कि शिक्षा में ये भी डाल दो, शिक्षा में नैतिक भी डाल दो, शिक्षा में माँ बाप का काम भी आप ही कर दो, पुलिस का काम भी आप ही कर दो, और जितने भी काम होते हैं सब आप ही सिखाएंगे, इंजेक्शन भी आप ही लगा दो, हेल्थ में भी आप ही अवेयर करेंगे, जनसंख्या भी आप ही गिन देंगे, इलेक्शन भी आप ही कराएंगे। उसी तरीके से सारे देश का जो बोझ है, प्रैक्टिकली तो चलो हम सहायक करते हैं, लेकिन सोच के तौर पे, एक सिद्धांत के तौर पे हमें अपनी भूमिका क्या हो वो भी देखने की और पहचानने की जरूरत होती है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा आपको बोर करने वाला नहीं हूँ। मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लगती है, जब एक शिक्षक से क्या अपेक्षा होती है, तो एक पत्र लिखा था, आप सब लोग वाकिफ होंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ देना चाहता हूँ आपके सामने। लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति,
उन्होंने अपने बेटे के शिक्षक को, गुरु को एक चिट्ठी लिखी कि वो क्या अपेक्षा करता है। बदले हुए समय में हमारी भूमिका, तरीके, ये सब बदल गए हैं, लेकिन मूल मकसद नहीं बदला है। हमारा शिक्षा का मूल मकसद नहीं बदला। इंसानियत, इंसान बनाना, उसको इस लायक बनाना कि वो दुनिया में बेहतर कर सके, उसकी सारी क्षमताओं को विस्तार प्रदान करना जो किसी भी व्यक्ति के अंदर होती हैं, उसकी सारी प्रतिभा और योग्यता को निखार प्रदान कर देना, और उन सारे मानवीय मूल्यों से जोड़ देना जो किसी भी इंसान के लिए जरूरी शर्तें हैं मनुष्य होने की, उनको इतना पक्का कर देना कि उसके लिए वो जान भी दे दे, लड़ जाए। एक दीनहीन लाचार प्राणी ना बने, बल्कि एक स्वाभिमानी, एक ऐसा व्यक्ति बने। ये सब वो मूल बात वही है। बेशक तरीके बदल गए, जमाना बदल गया, लेकिन इंसान बनाने की जो मशीन है, मशीन तो ना कहें, इंसान बनाने का जो कारखाना है, जहाँ इंसान बनते हैं, स्कूल या शिक्षक, उसका मूल अभी भी वहीं पे ही है। आप कहीं से भी उठा लीजिए, चाहे आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम हो, चाहे कर्ण का आश्रम हो, या मॉडर्न जो जितने भी स्ट्रक्चर्स बने एजुकेशन के नाम पे उनका हो, यदि सब में कॉमन चीज़ हम देखेंगे, वो कॉमन चीज़ यही है कि पुराने ज्ञान को नया करना, जो अभी तक जो प्राप्त किया है, जो सीखा है पूरी मानव जाति ने, उसको सार्थक करना, उसको प्रासंगिक बनाना, उसको रेलेवेंट बनाना, ये शिक्षक का काम है। क्योंकि उसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा हो चुका होता है, बहुत सारी रूढ़ियाँ और ऐसी चीज़ें बन चुकी होती हैं जिसको हम बोझ की तरह से पाखंड के रूप में धारण कर रखे होते हैं। वो साहस प्रदान कर देना कि वो मनुष्य जो है उसको छिटक के उधर फेंक दे, उसके अंदर ये ताकत पैदा कर देना, ये दृष्टि पैदा कर देना, ये बोध पैदा कर देना, ये कॉमन है। ये आज तक हर एक शिक्षक से यही अपेक्षा करते रहे।